नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है और आप इस बात के लिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्वीट पर सियासत, बीजेपी नेता संबित पात्रा का तंज पड़ा महंगा, एफआईआर दर्ज। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक ट्वीट को लेकर बीजेपी नेता संबित पात्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा था कि यदि इस समय कोरोना संकट में कांग्रेस की सरकार होती तो हम टेस्ट, उपचार व्यवस्था, राहत मदद और तकनीकी में सबसे आगे होते। इसी ट्वीट पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने रिएक्शन देते हुए कांग्रेस के समय को कोरोना संकट के होने पर घोटाले होने का अंदेशा जताते हुए नया बवाल खड़ा कर दिया है। संबित पात्रा ने पोस्टर के साथ रिएक्शन देते हुए पूर्व प्रधानमंत्रियों पर भी तंज कसा। संबित पात्रा के ट्वीट में कहा गया कि यदि कोरोना संकट काल में कांग्रेस की सरकार होती तो 5,000 करोड़ का मास्क घोटाला, 7,000 करोड़ का कोरोना टेस्ट किट घोटाला, 20,000 करोड़ का जवाहर सैनिटाइजर घोटाला और 26,000 करोड़ का राजीव गांधी वायरस रिसर्च घोटाला हो जाता। संबित पात्रा ने अपने ट्वीट के साथ पोस्टर भी जारी किए जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल सिंह, राजीव गांधी के फोटो को लगाया गया। इस पूरे मामलों को लेकर भोपाल से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस भड़क उठी है। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। दिल्ली पुलिस में दर्ज कराई गई एफआईआर में पूर्व प्रधानमंत्रियों पर इस तरीके का हवाला देते हुए आर्थिक और सामाजिक मानहानि का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास का कहना है कि सीधे तौर पर कांग्रेस और पूर्व प्रधानमंत्रियों का अपमान है जिस पर एफआईआर बनती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रवासी मजदूर पर बोले कन्हैया कुमार, अपने ही देश में प्रवासी बन गए इन मजदूरों का दर्द ये है कि जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू किया है जिसका सबसे ज्यादा असर दिहाड़ी मजदूरों पर नजर आ रहा है। काम नहीं होने के कारण शहरों में उनका जीवन यापन कठिन होता जा रहा है। ऐसे में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गाँव की तरफ वापस लौट रहे हैं। मजदूरों की इन्हीं स्थितियों को लेकर जेएनयू के पूर्व छात्र संघ नेता कन्हैया कुमार ने चिंता जताई है। अपने ट्विटर अकाउंट पर कन्हैया ने लिखा कि प्रवासी मजदूरों को शहर में भी बाहरी कहा जाता है और गांव से पलायन कर जाने के कारण वो वहां के लिए भी परदेसी बन जाते हैं। अपने देश में ही प्रवासी बन गए इन मजदूरों का दर्द ये है कि लॉकडाउन ने शहर को इनके लिए रहने लायक नहीं छोड़ा और महामारी की आशंका इनको गाँव में घुसने नहीं दे रही। कोरोना और उसके असर को लेकर कन्हैया अपने ट्विटर के जरिए पहले भी चिंता जाहिर कर चुके हैं। इससे पहले उन्होंने हादसों के शिकार होते प्रवासी मजदूरों को लेकर सरकार और समाज पर सवाल उठाया था। उन्होंने लिखा था कि कोरोना ने समाज के एक बड़े तबके को बुरी तरह से प्रभावित किया है। खासकर गरीबों मजदूरों के लिए यह जीने मरने का सवाल बन चुका है। अपने घर लौटने की जदोजहद में लगातार मजदूरों की जान जा रही है। कन्हैया ने लिखा कि सत्ता व समाज को इसे गंभीरता से लेना चाहिए, वरना मानवता की हमारी सारी दलीलें खोखली साबित होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 4 बजे से बुकिंग, लेकिन ऐलान के 15 घंटे बाद भी इन सवालों पर चुप है रेलवे। जी हां दोस्तों, देश में लागू लॉकडाउन के 50 दिन पूरे हो रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए रेल सेवा शुरू करने का ऐलान किया। इस ऐलान के तहत 12 मई से राजधानी दिल्ली से 15 ट्रेनें चलाई जाएंगी जो देश के अलग अलग शहरों में जाएंगी। इनके लिए यात्री 11 मई यानी आज शाम 4 बजे से टिकटों की बुकिंग शुरू कर पाएंगे। लेकिन अब जब टिकट बुकिंग में चंद घंटे ही बचे हैं, अभी भी लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं जिनका जवाब ना रेलवे दे पाया और ना ही सरकार दे पाई है। रेल मंत्री के ऐलान को 15 घंटे से अधिक केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार की रात 8:45 बजे के करीब ट्वीट कर इस फैसले की जानकारी दी थी। मंत्री के ट्वीट के मुताबिक 12 मई से दिल्ली से 15 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी जो देश के चिन्हित शहरों में जाएंगी। इसके लिए 11 मई की शाम 4 बजे से बुकिंग शुरू हो जाएगी। रेल मंत्री के ट्वीट की तरह ही भारतीय रेलवे की ओर से भी ऐसा ही ट्वीट किया गया था और जिसमें इस फैसले की जानकारी दी गई थी। शुरुआती जानकारी में सिर्फ इतना ही बताया गया कि टिकट IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट से ही बुक होगा, रेलवे स्टेशन पर कहीं नहीं मिलेगा। चंद घंटे बाकी, लेकिन कई सवाल तैयार। पहला, क्या सभी सीटें बुक हो पाएंगी? दूसरा, अगर कोई ट्रेन दिल्ली से मुंबई जाती है तो वह रास्ते में कितनी बार रुकेगी? तीसरा, अगर किसी व्यक्ति को चिन्हित 15 शहरों के अलावा बीच में ही किसी स्टेशन पर रुकना है तो क्या वह जा पाएगा? चौथा, ऑनलाइन मोबाइल ऐप के जरिए भी टिकट बुक होते हैं जिनका सीधा IRCTC से संबंध है, क्या वहां से टिकट बुक हो पाएंगी?
पांचवा, अगर 4 बजे बुकिंग खुलते ही साइट पर लोड बढ़ता है और टिकट बुकिंग में दिक्कतें आती हैं तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा। छठा, क्या जिनका टिकट हो पाएगा उन्हें बिना किसी रोक टोक के स्टेशन जाने की इजाजत होगी, क्योंकि दिल्ली में अभी भी लॉकडाउन को लेकर सख्ती है। सोमवार शाम को 4 बजे बुकिंग शुरू हो जाएगी। इससे 2 घंटे पहले ही रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगाड़ी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इन ट्रेनों में जनरल बोगी नहीं होगी और ना ही सभी सीटें बुकिंग के लिए उपलब्ध होंगी, यानी ट्रेन की हर सीट नहीं बल्कि कुछ चिन्हित सीटें ही बुक करवाई जा सकेंगी। बता दें कि जो 15 ट्रेनें चलेंगी ये नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी तक चलेंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजकोषीय घाटे की चिंता छोड़ नए नोट छापे सरकार, रघुराम राजन ने भी किया समर्थन। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सरकार द्वारा बाजार से कर्ज जुटाने की सीमा में 54% की वृद्धि किए जाने बाद विशेषज्ञ सरकार के घाटे को पूरा करने के लिए एक सीमा तक नए नोट छापे जाने के पक्ष में दिखते हैं। उनका मानना है कि इस समय अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए व्यय बढ़ाने की जरूरत है। ऐसा नहीं करने का ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई संभव नहीं। रिजर्व बैंक से नोट निकाले जाने का राजन ने किया समर्थन। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कर्ज के लिए रिजर्व बैंक से नोट निकाले जाने के विचार का समर्थन किया है। उन्होंने इस असाधारण समय में गरीबों व प्रभावितों तथा अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए सरकारी कर्ज के लिए रिजर्व बैंक द्वारा अतिरिक्त नोट जारी किए जाने और राजकोषीय घाटे की सीमा बढ़ाने की वकालत की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार न्यायपालिका को प्रभावित करने की कोशिश करती है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज दीपक गुप्ता बोले। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में 3 साल की सेवा के बाद 6 मई 2020 को रिटायर हुए जस्टिस दीपक गुप्ता का कहना है कि केंद्र सरकार न्यायपालिका को प्रभावित करने की कोशिश करती है। जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा, सैद्धांतिक सीमा रेखा की परवाह किए बगैर राजनीतिक दल जब सत्ता में होते हैं तो अक्सर न्यायपालिका को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। जस्टिस गुप्ता ने द टेलीग्राफ को दिए इंटरव्यू में कहा, मैं कह सकता हूं कि जब भी कोई व्यक्ति सरकार या केंद्र में होता है या जो भी पार्टी सत्ता में होती है वह न्यायपालिका पर नियंत्रण रखने की कोशिश करता है। हर राजनीतिक दल जो भी सत्ता में होता है न्यायपालिका को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, लेकिन यह न्यायाधीशों पर है कि वे निष्पक्ष रहे। यदि कोई व्यक्ति पावरफुल है तो निश्चित रूप से वह न्यायपालिका को प्रभावित करने की कोशिश करेगा। क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि कभी कभी न्यायाधीश बोना फाइड नहीं बल्कि बाहरी महत्व के कारण नियुक्त होते हैं? के सवाल पर जस्टिस गुप्ता ने कहा, मैं बाहरी कारणों जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन इस बात से सहमत हूं कि कभी कभी नियुक्तियां जजों और कोलेजियम के बीच गिव एंड टेक के आधार पर होती है। यह एक क्लब की तरह काम करता है। यह पर्सन टू पर्सन पर निर्भर करता है। अंत में कोई भी सिस्टम लगभग इस पर निर्भर करता है कि उस सिस्टम में कौन लोग हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी बिहार के 1500 मजदूरों ने चेन्नई हाईवे किया ब्लॉक, घर वापसी की मांग। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों ने चेन्नई और श्रीकालहस्ती को जोड़ने वाले हाईवे को जाम कर दिया है। मजदूरों का कहना है कि उन्हें गृह राज्य भेज दिया जाए। 1500 से ज्यादा संख्या में जुटे मजदूरों का कहना है कि बंद पड़ी फैक्ट्रियां किसी को भी कपड़े और खाना नहीं उपलब्ध करा रही हैं। लॉकडाउन के चलते कंपनियां बंद हैं और अपने कैंपस में रह रहे मजदूरों को खाना तक नहीं उपलब्ध करा रही है। गुस्से में आए मजदूरों का कहना है कि स्थानीय प्रशासन भी मदद नहीं कर रहा है। स्थानीय प्रशासन ने मजदूरों को रेलवे ट्रैक से हटा दिया है। कुछ मजदूर गुड्डूर जंक्शन पर स्पेशल ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे थे। मजदूरों को जानकारी मिली थी कि एक स्पेशल ट्रेन आंध्र प्रदेश से उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच चलाई जा रही है, जिसमें बैठकर मजदूर अपने घर लौट सकेंगे। मजदूरों को जानकारी मिली थी कि यह ट्रेन तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल होते हुए बिहार की ओर जाएंगी। हालांकि प्रशासन ने मजदूरों को रेलवे प्लेटफॉर्म और ट्रैक से हटा दिया है। मजदूर अपने राज्यों को लौटने की मांग कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में लॉकडाउन के चलते बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के हजारों मजदूर फंसे हुए हैं। मजदूर लौटने की जिद कर रहे हैं क्योंकि उन्हें स्थानीय प्रशासन खाना और जरूरी सामान भी मुहैया नहीं करा पा रही है। बीते 40 दिनों से मजदूर आंध्र प्रदेश में फंसे हैं, लेकिन उनकी वापसी का इंतजाम नहीं किया जा रहा है, जबकि केंद्र और राज्य सरकारें मजदूरों की घर वापसी के लिए कई स्पेशल ट्रेनें भी चला रही हैं। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर अब हर हाल में घर लौटना चाह रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
फंसे हुए मजदूरों के मुद्दे पर घिरी मोदी सरकार, ये है छवि बदलने का प्लान। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस की सबसे ज्यादा मार गरीब तबके पर पड़ी है। कोरोना से बचाव के चलते देश 25 मार्च से लॉकडाउन है। ऑरेंज व ग्रीन जोन में 4 मई से थोड़ी छूट मिली है। प्रवासी मजदूरों को ठीक तरह से भोजन न मिलने और उनके घर जाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर प्रदर्शन करने की खबरें भी कई राज्यों से मिल रही है। इसको लेकर विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। फंसे हुए लोगों के मसले पर चौतरफा घिरने के बाद अब सरकार अपनी छवि बदलने की तैयारी कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस महीने मोदी सरकार 2.0 का 1 साल पूरा होने पर केंद्र अपनी छवि को दुरुस्त करने की तैयारी कर चुका है। सरकारी सूत्रों ने नाम न छुपाने की शर्त पर बताया है कि सरकार सभी क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों को एकत्र कर उसके प्रसार की तैयारी कर रही है। इसको लेकर एक बुकलेट जनता के बीच बंटवाई जाएंगी। सभी मंत्रालयों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला जाएगा, जिससे जनता यह जान सके कि गरीबों, महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए संबंधित मंत्रालय ने क्या काम किया है। बुकलेट में इस बात का भी जिक्र होगा कि केंद्र सरकार ने प्रवासियों के लिए क्या कार्य किए हैं। इस एक्सरसाइज का मकसद केंद्र की उपलब्धियों को देश के कोने कोने तक पहुंचाना है। बता दें कि लॉकडाउन के चलते कई राज्यों में फंसे हुए मजदूरों को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमला बोल रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार की नाकामी की वजह से ही साधन न होने पर मजदूर पैदल ही हजारों किलोमीटर का सफर तय करने पर मजबूर हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन में पुराने दुश्मन लालू यादव, सुशील मोदी फिर भिड़े, ट्विटर पर किया ऐलाने जंग। जी हां दोस्तों, यदि किसी को सियासी दुश्मनी सीखनी हो तो वह राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी से सीख सकता है। भले ही पूरी दुनिया में कोरोना महामारी चल रही है और पूरा देश इसे लेकर लॉकडाउन है, लेकिन ऐसे में भी ये पुराने सियासी दुश्मन एक दूसरे पर कटाक्ष करने से पीछे नहीं हट रहे। लालू यादव भले ही जेल में हो, लेकिन जेल से ही वो सुशील मोदी और नीतीश कुमार की सरकार पर लगातार तंज कसते रहते हैं, जिसका जवाब सुशील मोदी भी तुरंत अपने ट्वीट से उनको दे देते हैं। देश में अभी लॉकडाउन का माहौल है, ऐसे हालात में भी ये दोनों नेता अपनी भड़ास ट्विटर के जरिए निकालते हैं। यदि सुबह लालू यादव बिहार सरकार पर हमला करते हैं तो शाम को सुशील मोदी उसका जवाब देते हैं। इस लॉकडाउन में सब कुछ बदला, लेकिन लालू सुशील की सियासी दुश्मनी नहीं बदली है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में निर्विरोध होगा विधान परिषद चुनाव, उद्धव ठाकरे का चुना जाना तय। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव के निर्विरोध होने का रास्ता साफ हो गया है। रविवार को कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि पार्टी एक ही सीट पर उम्मीदवार उतारेगी। इससे महाविकास अघाड़ी सरकार में जारी गतिरोध थम गया है। वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सहित सत्ता पक्ष के 5 और विपक्षी दल भाजपा के 4 उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना तय हो गया है। महाराष्ट्र में आगामी 21 मई को विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव होना है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सहित शिवसेना के 2 और भाजपा के 4 उम्मीदवारों के नाम पहले ही घोषित हो चुके हैं। शनिवार को कांग्रेस ने अपने इकलौते उम्मीदवार राजेश राठौड़ का नाम घोषित कर दिया। प्रदेश कांग्रेस के सचिव राठौड़ जालना जिला परिषद के सभापति रह चुके हैं, मगर शनिवार की देर रात महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष व राजस्व मंत्री बाला साहेब थोराट ने ट्वीट कर बीड जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजकिशोर मोदी को दूसरा उम्मीदवार घोषित कर दिया था। इससे विधान परिषद की 9 सीटों पर निर्विरोध चुनाव की संभावना खत्म होती दिखाई दे रही थी, जबकि शिवसेना चाह रही थी कि मतदान की नौबत न आए। भाजपा के 4 उम्मीदवार पहले ही नामांकन कर चुके हैं। रविवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपने कोटे से 2 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने शशिकांत शिंदे और अमोल भिटकरी को प्रत्याशी बनाया गया है। प्रदेश एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल ने ट्वीट कर प्रत्याशियों की घोषणा की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम केयर्स फंड को लेकर राहुल गांधी की मांग, कहा ऑडिट करवाएं पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संकट के कारण लॉकडाउन, प्रवासी मजदूरों, गरीब आबादी और देश की अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बोलते रहे हैं। अब उन्होंने आगे एक वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पीएम केयर फंड पर सवाल उठाया है। शुक्रवार को वीडियो लिंक के जरिए मीडिया से बात करते पीएम केयर ऑडिट को जरूरी बताया, फिर शनिवार को अपने ट्विटर के जरिए दोहराया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस बार सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि पीएमसीएच फंड का ऑडिट सुनिश्चित करें। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि पीएम केयर्स फंड को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और रेलवे जैसा बेहतर कार्यक्रम में काफी पैसा मिला है। यह जरूरी हो जाता है कि प्रधानमंत्री सुनिश्चित करें कि इस कोष का ऑडिट हो और पैसे लेने और खर्च करने का रिकॉर्ड जनता के सामने उपलब्ध हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में नहीं मिली बिहार झारखंड के मजदूरों को एंट्री, बॉर्डर पर ही धरना।
जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के भरतपुर में झारखंड और बिहार के प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर शनिवार से धरने पर बैठे हुए हैं। शनिवार रात में भी वो धरने पर बैठे रहे। धरना अब भी जारी है। मजदूरों को राजस्थान से उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसने से यूपी के अधिकारियों ने रोक दिया है। इसके बाद सैकड़ों की तादाद में झारखंड और बिहार के प्रवासी मजदूरों ने वहीं उत्तर प्रदेश और राजस्थान बॉर्डर के बीच में ही हाईवे पर बैठकर चक्का जाम कर दिया। मजदूरों ने किसी भी आवागमन और वाहनों के संचालन को बंद कर दिया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।